हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक स्टॉप मोशन नाम की ब्रिटिश लाइव एक्शन एडल्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। सो आई होप कि आपको कहानी काफ़ी पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एला नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक स्टॉप मोशन मूवी पर काम कर रही थी। सो बेसिकली स्टॉप मोशन एक ऐसा एनिमेशन होता है जिसमें कई छोटे छोटे पपेट्स इस्तेमाल होते हैं और उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस और उनकी मूवमेंट्स को फोटोज़ में कैप्चर किया जाता है, जिसके बाद एंडिंग में उन फोटोज़ को एक साथ ज्वाइन करके एक पूरी मूवी रेडी की जाती है। अब एला का तो वैसे स्टॉप मोशन का कोई पैशन नहीं था, पर उसकी मॉम सुजैन की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। अब बात करें सुजैन के बारे में, तो वह काफ़ी स्किल्ड स्टॉप मोशन एनिमेटर थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो अपने हाथों को लगभग ना के बराबर मूव कर सकती थी। लेकिन सुजैन को अपनी यह स्टॉप मोशन मूवी कंप्लीट किसी भी हालत में करनी थी, जिस वजह से वो अपनी बेटी एला को इस्तेमाल कर रही थी और उसको यह करने के लिए कह रही थी। अब यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि सुजैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर है, जिसे अपने एनिमेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक पसंद नहीं है और मिस्टेक्स होने पर वो एला को बहुत ही ज़्यादा डांटती है। तभी रात में हम एला को अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो टॉम की बहन पॉली से भी मिलती है, जो कि खुद एक स्टॉप मोशन एनिमेटर थी। अब आगे एला टॉम के साथ इंटीमेट होती है और लगभग पूरी रात उसी के साथ बिताती है। ऑब्वियस सी बात है, इतना हैक्टिक डे रहा था तो रात को रोमांस तो बनता था। जिसके बाद सुबह होने से पहले ही एला अपने घर लौट आती है, यानी कि वो अपनी माँ को ये सब बताकर नहीं गई थी। और वैसे भी उसकी मॉम को पसंद नहीं था कि एला रात में घर से बाहर जाए। एंड सच कहूँ तो किसी भी घर वाले को ऐसा पसंद नहीं आएगा। खैर, कुछ ही देर बाद में उसकी माँ उसे अपने स्टूडियो में बुलाती है, जहाँ पर वो वापस से मूवी बनाने के काम पर लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और जैसे ही एला अपनी मॉम को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में आती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि उसकी माँ को स्ट्रोक आया था। जिसके बाद में एला की मदर को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। अब आगे एला जब टॉम के घर पर होती है, तब टॉम उसको ये कहता है कि जब तक तुम्हारी मॉम ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन तभी एला को अपनी मॉम का विज़न आता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को पपेट के फॉर्म में देखती है और अचानक से वो फैसला करती है कि वो अपनी माँ के बिना ही इस मूवी को कंप्लीट करेगी। पता नहीं अचानक से उसके अंदर कुछ जुनून सा आ गया था। जिसके बाद एला रेंट पर एक अपार्टमेंट लेती है, जिसके अंदर वो अपना स्टूडियो बिल्ड करती है और अपनी मूवी के काम को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। बट आपने देखा यहाँ पर ये चीज़ कितनी अजीब है कि उसकी माँ का खुद का घर है, खुद का स्टूडियो है, सारा सेटअप बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो रेंट पर स्टूडियो बिल्ड करती है, स्क्रैच से सब कुछ शुरू कर रही थी। एनीवेज, आगे अपने अपार्टमेंट में जाते हुए एला को सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची दिखती है, जो कि एला से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एला उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब इस छोटी लड़की का मूवी में कोई नाम नहीं है, सो हम इसे लेजी बुलाएंगे। अब जब एला अपनी मूवी पर काम कर रही थी, तभी वहाँ पर लेजी आ जाती है, जो कि उन पपेट्स को देखने की जिद करने लगती है। जिसके बाद एला को उसे अंदर आने ही देना पड़ता है। अब लेजी अंदर आकर उन पपेट्स को देखती है और एला तब उसे अपनी कहानी बताती है, जिस पर वो अभी काम कर रही है। इसे सुनकर लेजी कहती है कि यह स्टोरी तो बोरिंग है और मेरे पास इससे अच्छी स्टोरी है। जिस पर एला उसे अपनी स्टोरी बताने के लिए कहती है। लेजी फिर एला से कहती है कि एक लड़की जो कि जंगल में भटक चुकी है और किसी के डर से वो भागती जा रही है, और साथ ही लेजी उससे ये भी कहती है कि तुम उस लड़की के पपेट को वैक्स से बनाकर देखो। एला को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगती है और इसीलिए लेजी के वहाँ से जाने के बाद वो वैक्स की मदद से एक लड़की की पपेट को बनाने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच अचानक से उसकी आंख लग जाती है और वो सपने में अपने आप को उसी कहानी वाली लड़की की जगह इमेजिन करने लगती है। अब जब एला की आंख खुलती है तो उसे अपने पुराने पपेट्स टूटे हुए मिलते हैं और उसमें भी शॉकिंग चीज़ वो ये देखती है कि लेजी ने जो कहानी उसको बताई थी, उस कहानी का पूरा सेटअप तैयार था अपने आप, और यहाँ तक कि उस कहानी का एक स्मॉल वीडियो क्लिप भी बन चुका था, जिसको जब एला देखती है तो उसे वह क्लिप काफ़ी पसंद आता है। ऐसा लग रहा था किसी प्रोफेशनल ने उसे किया हो। एला तब ये सोचने लगती है कि शायद उसी ने सोने से पहले ये क्लिप्स और सेट बना लिया होगा
और शायद अब वो बातें भूल रही होंगी, और इसीलिए वह अपनी माँ सुजैन की कहानी को बीच में ही छोड़ के लेज़ी की बताई हुई कहानी पर आगे काम करने का फैसला करती है। अब इसके बाद एला अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उनकी तबीयत अभी भी खराब होती है। फिर अब घर पर पॉली एला से मिलने आती है, जहाँ पर उसे एला की न्यू मूवी के बारे में पता चला है जिस पर अभी वो काम कर रही है, और उसे वो मूवी का आइडिया पसंद आता है। कुछ ही देर के बाद में लेज़ी वहाँ पर आती है, जो कि एला से कहती है कि यह लड़की की पपेट रियल नहीं लग रही है। जिसके बाद वह किचन से जाकर एक मीट का टुकड़ा लेकर आती है और एला को वो मीट पपेट के ऊपर लगाने के लिए कहती है, जिसको सरप्राइजिंगली एला बिना सवाल किए लगा भी देती है। अब लेज़ी एला को आगे की कहानी बताते हुए कहती है कि यह लड़की एक डरावनी आदमी से डरकर भाग रही है, जिसका नाम ऐशमैन होगा, और ऐशमैन से बचने के लिए वो लड़की जंगल के बीच बने हुए एक कैबिन में चली जाएगी। एला को कहानी का ये हिस्सा भी अच्छा लगता है और वो अगले दिन इस पर काम करने का फैसला करती है। पर उसी रात लेज़ी वापस उसके घर पर आती है और उसे अपने साथ जंगल लेकर जाती है, जहाँ पर उनके सामने एक फॉक्स की डेड बॉडी पड़ी थी। अब लेज़ी एला को ऐशमैन का पपेट इस फॉक्स की डेड बॉडी से बनाने के लिए कहती है, जो कि एला को बहुत अजीब लगता है और वह ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे कि लेज़ी हमें नाराज दिखाई देती है। अब एला क्लब में पॉली से मिलने जाती है, जहाँ पर पॉली उसे एक ड्रग देती है ताकि एला उसे लेकर थोड़ी सी फ्री हो जाए, शांत हो जाए। पर आगे एला जैसे ही उस ड्रग को कंज्यूम करती है, वो बड़ी ही अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे कि उसका खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। लेकिन तभी यह होता है कि लेज़ी वहाँ पर कहीं से आ जाती है, जिसके साथ एला जंगल चली जाती है और उस मरी हुई फॉक्स की बॉडी को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद वो उसके मांस से ऐशमैन को बनाती है और हम इस पॉइंट तक समझ पाते हैं कि एला खुद के दिमाग से अब काम नहीं कर पा रही थी। लेज़ी एला से कहती है कि अब वो लड़की कैबिन में जाकर छुप जाएगी, जहाँ पर ऐशमैन कैबिन के बाहर आएगा और 3 रातों तक वो कैबिन के बाहर रहेगा, जहाँ पर पहली रात वो 3 बार कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देगा, लड़की को विंडो से देखेगा, लेकिन लड़की के बाहर ना आने पर वो वहाँ से चला जाएगा। अब एला फिर उस तरह कहानी को आगे फ्रेम करने लगती है और उस वक्त काफ़ी रात हो रही थी। तभी एला को ऐसा एहसास होता है कि उसे ढूंढते हुए उसके घर कोई आ रहा था, जिससे डरकर एला दरवाजे को बंद कर लेती है, और तभी बिल्कुल ऐशमैन की कहानी जैसे कोई उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक देता है। जिसके बाद एला जब बाहर देखती है तो उसे किसी की डरावनी आंख दिखती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एला उस जंगल वाली कहानी को बना रही थी, और कहानी में एला ने जो बताया था वो अब उसके साथ असल जिंदगी में हो रहा था। ये सब देखकर एला काफ़ी डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह टॉम एला से मिलने आता है और वो एला को बेहोश पाकर उसको संभालता है। तब हम ये नोटिस कर पाते हैं कि एला ने पिछली रात पॉली के दिए हुए ड्रग्स लिए ही नहीं थे। एला तब अपने लैपटॉप पर देखती है कि पहली रात वाली वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो चुकी थी, जबकि उसे याद तक नहीं है कि उसने पिछली रात इसे रिकॉर्ड कब किया भी था या फिर नहीं। इस मूवी को लेकर एला की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, जिसको देखकर टॉम उसे इस पर काम ना करने के लिए कहता है और एला भी इसके लिए मान जाती है। यानी कि अब तक हम ये सोच रहे थे कि उसने ड्रग लिया होगा, जिसकी वजह से ऐसा उसके साथ हुआ। जो कुछ भी उसने लेज़ी के द्वारा सुना वही उसने महसूस किया, लेकिन असल में उसने ड्रग लिया ही नहीं। तो यहाँ पर आखिरकार आया कौन था, और ये कहानी असली कैसे हो रही थी, और लेज़ी है कौन, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब एला फिर अपने आप को बिजी रखने के लिए पॉली की कंपनी में काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे कुछ काम दिया जाता है और वो उसे अच्छे से कर भी लेती है। इसके बाद एला जब उस काम के बारे में बताने के लिए पॉली से मिलने आती है, तब वो देखती है कि पॉली जिस मूवी की स्टोरी पर काम कर रही है वो उसकी ही स्टोरी है। यानी कि पॉली ने एला की पूरी कहानी चुरा ली है और अब वो उस पर मूवी बना रही है। अब एला को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर पॉली के मना करने के बावजूद भी वो पूरा सेट बर्बाद करके सभी पपेट्स को तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हॉस्पिटल में एला अपनी मॉम से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ उससे बातें कर रही हैं और उससे ये कह रही हैं कि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकती, तुम बस एक पपेट हो जिसका काम हो जाने के बाद उसे बॉक्स में वापस जाना होगा। एला ये सब सुनने के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने का फैसला करती है, जहाँ पर अब कहानी के अनुसार दूसरी रात ऐशमैन लड़की को टच करेगा और तीसरी रात वो लड़की को मार देगा। और ये होती है लेज़ी की बताई हुई कहानी, जो कि काफ़ी क्रीपी थी।
लेकिन एला लेजी से ही कहती है कि मैं कहानी को चेंज कर रही हूँ। ऐसी कहानी बड़ी अजीब है। एला बोलती है कि वह ऐशमैन लड़की को टच नहीं कर पाएगा और लड़की वहां से बचकर भाग जाएगी, जिस पर लेजी काफी क्रीपी तरह से कहती है कि कोशिश करके देख लो। अब जब एला आगे की मूवी बनाने लगती है तभी हम उस ऐशमैन को असल जिंदगी में देख पाते हैं, जो कि एला के पास आ रहा था और वो उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और ऐशमैन एला को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। यहाँ पर अब बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि लेजी की कहानी में दूसरी रात होने वाला था, यानी कि ऐशमैन ने लड़की को टच कर लिया। अगली सुबह एला हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहाँ पर डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि तुम अपने अपार्टमेंट से बाहर जख्मी हालत में मिली थी। उस वक्त वहाँ पर टॉम भी होता है, जो कि एला से कहता है कि तुम इस मूवी को बनाना छोड़ दो, मैं तुम्हें अब इस मूवी पर और काम करने नहीं दूंगा। टॉम उसे कहता है कि मैं अभी अपार्टमेंट जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं उन पपेट्स और पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा, जिस पर एला टॉम को रुकने के लिए कहती है और ये काम खुद से करने का फैसला कर लेती है। हॉस्पिटल से निकलने से पहले एला को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी माँ सुजैन की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन जब एला उनको देखने जाती है तो हम नोटिस करते हैं कि उसके चेहरे पर कोई दुख के भाव नहीं थे। उस वक्त वहाँ पर लेजी भी होती है, जो कि एला से कहती है कि हमें मूवी को पूरा करना है, यानी कि वो मूवी से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। अब ये सब सुनकर एला फिर से मूवी बनाने का मन बना लेती है और लेजी के साथ अपार्टमेंट चली जाती है, जहाँ पर लेजी उसको कहती है कि इन कैरेक्टर्स में रियल जैसा कुछ नहीं लग रहा, इन्हें वापस बनाना होगा, जिसके लिए हमें फ्रेश मीट या फिर फ्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद एला लेजी का गला दबाकर उसको मार डालती है ताकि वो उसकी बॉडी से ही पपेट्स को बनाएगी, लेकिन लेजी इससे नहीं मरती और अचानक से एला के पीछे फिर से आ जाती है। अब आगे वो एला से कहती है कि ये तुम्हारी कहानी है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई टच तो होना चाहिए। जिसके बाद एला अपने पैरों पर लगी हुई चोट के स्टिचेस को काटकर उससे निकले हुए फ्लैश से पपेट्स को बनाने जाती है, जो कि बहुत ही क्रीपी सीन था। जिस बीच वहाँ पर पॉली और टॉम दोनों आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आए थे ताकि एला के स्टूडियो को वो तोड़ने में हेल्प कर पाए, पर एला उन्हें देखते ही उन पर जानवरों जैसे हमला कर देती है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो, और तभी वो एक कैमरा स्टैंड लेकर पॉली के गले के बीचों बीच उसे घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद एला घायल टॉम की सांसों को रोककर उसे भी वहीं खत्म कर देती है। इस बीच हम ये नोटिस कर पाते हैं कि टॉम या पॉली दोनों ने ही लेजी को उस रूम में नोटिस नहीं किया था, जबकि वो वहीं पर थी। अब आगे एला दोनों की डेड बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके फ्लैश से बड़े साइज के पपेट्स को बनाती है, जिसके अंदर अब तीसरी रात की शूटिंग बची हुई थी। पपेट्स बन जाने के बाद लेजी एला से कहती है कि अब ये पपेट्स खुद ही आगे कहानी को पूरा कर लेंगे। जिसके बाद पपेट्स अपने आप मूव करने लगते हैं, लेकिन ऐशमैन लड़की को मारने के बजाय एला की तरफ आने लगता है और एक पॉइंट पर एला को पकड़ भी लेता है। लेकिन हम लेजी की आंखों में डर को साफ साफ देख पाते हैं, क्योंकि ये उसकी कहानी का पार्ट नहीं था। लेकिन फिर भी एला ऐशमैन को खुद के ऊपर हमला करने देती है। अब एला फिर अपना चेहरा ऐशमैन को खाने के लिए दे देती है, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा पूरा वैक्स से बना हुआ है और वो खुद भी वैक्स की है। जिसके बाद सीन यहीं कट हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एला को जंगलों में देखते हैं, जहां से चलकर वो एक कैबिन के अंदर जाती है, बिल्कुल सेम उसी स्टोरी की तरह जो कि लेजी ने उसको सुनाई थी, जहां पर लेजी कैबिन के अंदर बैठी हुई लैपटॉप पर उसी कहानी को देख रही होती है, जो कि अब पूरी हो चुकी है। लेजी फिर एला से कहती है मुझे ये मूवी पसंद आई, जिस पर एला स्माइल देते हुए वहां पर रखे हुए एक बॉक्स के अंदर चली जाती है। जैसा कि याद होगा आपको, उसकी माँ ने कहा था कि तुम खाली इस कहानी में पपेट हो और अंत में तुम्हें बक्से में जाना ही होगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टॉप मोशन फिल्म की कहानी। एंड आई नो कि इसकी एंडिंग काफ़ी एम्बिग्यूअस है, आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहानियाँ जो होती है, इस टाइप की मूवीज़ जो होती है, सो फ्रेंड्स, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं, इस टाइप की जो मूवीज़ होती है, वो काफ़ी क्रिप्टिक मैसेजेस देती है। अभी आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि एंड के अंदर यहाँ पर एक एग लाइक स्ट्रक्चर था जो कि ब्रेक हो जाता है, उससे खून आने लगता है। सो इसका सजेशन क्या था, यानी कि ये सजेस्ट क्या करना चाहती है।
सो आई थिंक कि यहाँ पर एज एन आर्टिस्ट जो एला थी उसको लिमिट तक पुश किया गया और उसकी टाइमिंग यहाँ पर कभी भी राइट नहीं थी। उसको बहुत ही जल्दी काफ़ी कुछ लर्न करना था और काफ़ी मिस्टेक भी होती है। ऑब्वियस सी बात है, और मिस्टेक से ही इंसान सीख पाता है, क्योंकि बिना मिस्टेक के कोई भी परफेक्शन नहीं होती आर्ट के अंदर। बात करें एला की माँ के बारे में, सो फ्रेंड्स, एला की माँ ने उसको बहुत ही ज़्यादा पुश किया था, क्योंकि सुजैन ये चाहती थी कि उसकी बेटी एला भी बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाए अपनी माँ की तरह। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो एला थी उसको अगर प्रॉपर केयर, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती अच्छी तरह से, तो वो यहाँ पर अपनी माँ को भी बीट कर सकती थी। लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर बनाया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक वॉइड क्रिएट हो गया, जिसके चलते उसने अपनी माँ के रूप में इस छोटी सी लड़की को जन्म दिया। और आई थिंक कि बचपन में एला एमएन नाम के किसी कैरेक्टर से डरती होगी, जिसके चलते ऐसी कहानी उसने बनाई थी। यहाँ पर जो सुजैन थी उसकी खुद की तो मौत हो गई, लेकिन उसने बचपन से लेकर अब तक अपनी बेटी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि ऐसा हो गया, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्टॉप मोशन पिक्चर के अंदर। फिर भी उसकी माँ उसे बार बार फोर्स करती थी। अब इस चक्कर में क्या हुआ, उसने अपने बॉयफ्रेंड टॉम और उसकी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया। बेसिकली एला जो थी उसका जो चेहरा था वो किसी वैक्स की तरह मेल्ट हो रहा था, या फिर उसने वैक्स की तरह अपना चेहरा उखाड़कर ऐशमैन को दे दिया, जिसका मतलब ये था कि उसने अपने जो फियर्स थे उनसे हार मान ली है। बेसिकली सबमिशन टू फियर हो गया था उसने। एंड में हम नोटिस करते हैं कि छोटी लड़की उसी कैबिन के अंदर होती है, जो कि एला की कहानी के अंदर थी, लेजी की कहानी के अंदर थी। वो छोटी लड़की कुछ और नहीं बल्कि एला की माँ को ही रिप्रेजेंट करती है, जो कि एला को एज अ पपेट इस्तेमाल कर रही थी। और ये बात एला की माँ सुजैन ने कही भी थी हॉस्पिटल के अंदर कि तुम खाली एक पपेट हो। वो होता है ना कंट्रोलिंग पेरेंट्स, जो चाहे वो ही आपको करना पड़ता है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ थी यहाँ पर। इनफैक्ट एला को इतना ज़्यादा डर था अपनी माँ का, या फिर इतना ज़्यादा एब्जॉर्व हो चुकी थी कि अपनी माँ की प्रेजेंस से, कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर थी तब भी उसने यहाँ पर एक इमेजिनरी गर्ल को गाइड करने के लिए रख लिया। और यहाँ पर एला की ज़िंदगी कैसे ख़त्म होती है, उसने अपनी माँ के कहे अनुसार ही एक मूवी बना दी, जो कुछ और नहीं बल्कि लेज़ी ही थी। इसके चलते हुआ क्या, खुद की ज़िंदगी ख़राब हो गई। फाइनली सुजैन जो चाहती थी, जैसा अपनी बेटी को बनाना चाहती थी, वो ठीक वैसे ही बन गई। सो फ्रेंड्स, बेसिकली उसने हार मान ली थी, और हो भी सकता है कि शायद से उसने खुद को ख़त्म कर लिया हो, क्योंकि वो एक पपेट की तरह किसी बॉक्स के अंदर चली गई, बंद हो गई। तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो उसने खुद को ख़त्म कर लिया, या फिर वो यहाँ पर हार गई थी अपने डर से। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।